हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 11 जून 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो यार, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉग इन करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत ही कम है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि 90 to 95% करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो हमारे द्वारा कवर किए जा रहे हैं। लेकिन हम इन करंट अफेयर्स को किस तरह से कवर करेंगे, आप देख सकते हो। हम आपको डेली करंट अफेयर्स का एक कॉलम देंगे जिसमें आपको 3 तरह की चीजें मिलेंगी। एक में डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, एक होगा क्विज जो आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा वीकली। हाँ, वीकली में भी आपको हर हफ्ते जो है वो 3 तरह के करंट अफेयर्स मिलेंगे, लाइक डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक क्विज जो आप हर हफ्ते जो है वो हमारी वेबसाइट पे या फिर आप हमारी एप्लीकेशन पे आप दे सकते हैं। नेक्स्ट होगा मंथली। मंथली में आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी। स्टडी पीडीएफ जिसमें डिटेल करंट अफेयर होगा उसी महीने का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स मिलेंगे वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक होगा पॉकेट पीडीएफ जिसमें 2 या 3 लाइनर करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे ताकि आप एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी में रिवाइज कर सको। और गाइस, आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज पीडीएफ, जिसमें आपको 20 अलग अलग तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सारी न्यूज़ एक ही पीडीएफ से कवर कर सकते हो। और अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 3 चीजें मिलेंगी: डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर ओनली बैंकिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड, एक होगा क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप पिछला जितना भी करंट अफेयर हो चुका है 2021 का, लाइक 5 महीने जा चुके हैं, उसका करंट अफेयर करना चाहते हो तो आप इस पीडीएफ को उठाएं और सारा करंट अफेयर एक ही पीडीएफ से कर सकते हैं। और आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे कर सकते हैं स्पेशल करंट अफेयर सेक्शन में, जिसमें आपको डिटेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर भी बताए जाएंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और इसी के साथ आप स्टेट करंट अफेयर्स भी कर सकते हो अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो, और हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो गाइज, ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगी। और वो कब मिलेंगी? जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से, जीमेल या कोई भी ईमेल आईडी के थ्रू आप इसको लॉग इन कर सकते हैं और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। एक बार मेरे कहने से चेक जरूर करें, आपका चॉइस है कि इसको परचेज करना है या नहीं करना, लेकिन इसका प्राइस बहुत कम है, उसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे। और गाइस, आप हमें इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी आपकी क्वेरी है। तो स्टार्ट करते हैं 11 जून 2021 का करंट अफेयर। लेकिन यार, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच बैंक टॉप्ड इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट बैंक्स 2021 इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये लिस्ट है वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक 2021 की, और इसको रिलीज किसने किया है? फोर्ब्स की तरफ से रिलीज किया गया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो उनके द्वारा जो वर्ल्ड बेस्ट बैंक कहा गया है वो किसको कहा गया है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसका ग्लोबल हेडक्वार्टर भी आपको कहां पे मिलेगा? सिंगापुर के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। तो याद रखना है डीबीएस बैंक। दूसरा रैंक दोस्तों सीएसबी बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर आपको केरला के अंदर मिलेगा, और तीसरा स्थान आईसीआईसी बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा, और चौथा स्थान जो है वो एचडीएफसी का। लेकिन 4 याद करने की जरूरत नहीं, पहले 2 जो हैं वो जरूर याद रखें। तो आप यहां पे देख सकते हो डीबीएस बैंक वाज रैंक नंबर 1, और कितनी रैंकिंग में से यह आया? 30 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बैंक्स को रैंक किया गया, उसमें पहला स्थान इनको हासिल हुआ है, और ये लगातार दूसरी बार हुआ है, मतलब पिछली बार भी जो है वो इन्होंने इसके अंदर टॉप किया था। तो आप यहां पे देख सकते हो 30 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बैंक्स को रैंक किया गया, जिसमें लगातार दूसरी बार डीबीएस बैंक का रैंक जो है वो कह सकते हो पहला आया है। और ये सर्वे जो है वो 43,000 बैंकिंग कस्टमर्स को लेके किया गया है 28 कंट्री में से, क्योंकि आपको पता है कि डीबीएस बैंक का जो चेन है वो बहुत बड़ा है, और आप देख सकते हो कि 28 कंट्री में से ये सर्वे किया गया। लेकिन इस सर्वे में एक ऑर्गेनाइजेशन और थी जिसने पार्टिसिपेट किया था, वो कौन सी थी? स्टैटिस्टा। तो याद रखना है ये एक मार्केट रिसर्च फर्म है, फोर्ब्स की ही पार्टनरशिप में इन्होंने सर्वे किया। और दोस्तों, अलग अलग कंट्रीज में सर्वे हुआ, जैसे इंडिया में हुआ तो इंडिया का टॉप बैंक डीबीएस आया, ऐसे इंडोनेशिया में भी हुआ तो इंडोनेशिया में टॉप बैंक अगेन डीबीएस आया है, तो इंडोनेशिया का भी टॉप बैंक डीबीएस है। और अगर आप सिंगापुर कैटेगरी के अंदर देखोगे, सिंगापुर में दूसरे स्थान पे आया है, ताइवान में 10th स्थान पे है। तो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे इसका जो है अनुभव बहुत ज्यादा है, और इसीलिए इसका स्थान जो है वो इतना ऊंचा है। और आप देख सकते हो कि सीएसबी का दूसरा
स्थान है जिसका हेडक्वार्टर केरला है। आईसीआईसी का मैं बता चुका हूं तीसरा स्थान है, एचडीएफसी का फिर आता है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों स्पेशली याद रखना है 7th रैंक है। कई बार पूछ लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, स्पेशली फॉर द स्टेट बैंक का जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे उनके लिए याद रखना आपने। और बाकी और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें और बहुत से बैंक होंगे, क्योंकि 30 बैंक रैंक किए गए हैं, तो वो याद नहीं रखना। और रिसेंट लेटेड न्यूज में याद रखना कि जेफ बेजोस फोर्ब्स की जो 35th एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट है उसमें उन्होंने टॉप किया है। और दूसरे स्थान पे आपको पता ही है यार, ये आगे पीछे होते रहते हैं, और वो हैं एलन मस्क जो कि सीईओ हैं टेस्ला के भी और स्पेसएक्स के भी। और तीसरे स्थान पे बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं जो कि आप कह सकते हो लुई विटों के आप कह सकते हो कि हेड हैं, उनका स्थान जो वो तीसरा। लेकिन फिर से तीसरा नहीं याद करना, पहला और दूसरा जो है वो इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। और डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर मैं बता चुका हूं सिंगापुर में, और इसका जो सीईओ है वो कौन है, पीयूष गुप्ता जी, पीयूष गुप्ता। तो ये दोस्तों सारी चीजें याद रख लेनी जो भी मैंने आपको बताई। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर। तो बिटकॉइन को जो है वो लीगल टेंडर बना दिया है। लीगल टेंडर का मतलब है कि अब जो भी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं मार्केट में वो बिटकॉइन के थ्रू भी हो सकती हैं ऑफिशियली, मतलब ये सरकार की तरफ से कहा गया कि ऑफिशियली आप ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। और ये दोस्तों कंट्री कौन सी है, मैं आपको हिंट देता हूं कि वो मतलब सेंटर अमेरिका में से एक कोई कंट्री है, और इसका मतलब सिंगापुर नहीं हो सकता, ब्राजील साउथ अमेरिका में वो नहीं हो सकता, अर्जेंटीना इज ऑल्सो इन साउथ अमेरिका, ये नहीं हो सकता। तो आंसर एक ही बचा दोस्तों, अल सल्वाडोर। तो याद रखना है सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री एल सल्वाडोर, जो कि पहला कंट्री बन चुका है पूरे वर्ल्ड का जो कि बिटकॉइन को उन्होंने लीगल टेंडर बना दिया कि अब आप ऑफिशियली ट्रांजैक्शंस जो हैं, चाहे वो बैंक से लोन लेना है, चाहे आपने मार्केट से कुछ खरीदना है, चाहे टैक्स देना है, तो आप किसके थ्रू दे सकते हो, वो बिटकॉइन के थ्रू दे सकते हो। और ये विद इन 90 डेज उन्होंने कह दिया कि ये लॉ जो है वो बन जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड बैंक का डाटा अगर देखें तो बिटकॉइन में पैसा जो है वो एल सल्वाडोर के अकाउंट में भेजा जाता है, या वो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, और उनकी जीडीपी का 1/5 ट्रांजैक्शन जो है वो किसके थ्रू हो रही है, रेमिटेंस की, वो हो रही हैं दोस्तों बिटकॉइन के थ्रू, जो कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रेशो है जो बिटकॉइन के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो जब लीगल टेंडर बन जाएगा तो इसका मतलब आप इसमें टैक्स पे कर सकते हो, गुड्स को खरीद सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, मतलब जो भी चीजें आप इसमें से करना चाहते हो वो कर सकते हो। इससे क्या होगा कि लोग जो है वो इसके साथ जुड़ेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन होंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, और इनोवेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगी ही होगी। और बिटकॉइन आपको पता है कि फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है जिसको 2009 में लॉन्च किया गया था, और इसका कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, ना ही इसका कोई सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। और यहां पे देख सकते हो आप, नॉर्थ अमेरिका का मैप आपको दिख रहा है, साउथ अमेरिका का अपर पोर्शन दिख रहा है, ये है दोस्तों बीच में सेंट्रल अमेरिका, और सेंट्रल अमेरिका में एक छोटा सा कंट्री आपको दिखेगा यहां पे, दैट इज एल सल्वाडोर। इसकी कैपिटल कौन सी है, सैन सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर। करेंसी कौन सी है, यूएस डॉलर, यूएस डॉलर। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 ही थे आज, तो हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर कर देना है यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर किया करें आप, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ये बहुत जरूरी है क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिलेगी। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन फुटबॉल प्लेयर बिकेम द सेकंड हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर अमंग द एक्टिव प्लेयर्स। देखो इसमें 2-3 चीजें हैं क्वेश्चन में जो आपने याद रखनी है, जो कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक तो यहां पे बात हो रही है इंडियन फुटबॉल प्लेयर की, दूसरा पूरे वर्ल्ड में वो सेकंड हाईएस्ट, क्योंकि इंटरनेशनल लिखा हुआ है तो पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, इंटरनेशनल गोल स्कोरर बन चुके हैं अमंग दी एक्टिव प्लेयर। रिटायर्ड प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे, एक्टिव प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, जो हमारी फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं सुनील चेत्री जी, उनकी यहां पे बात हो रही है। तो 36 साल के हैं सिर्फ ये, और मतलब सेकंड हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर बन चुके हैं, और इन्होंने लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं उनको पीछे छोड़ दिया है, और इन्होंने 74 मतलब तो 76 पे पहुंच चुके हैं, तो 74 जो है वो गोल्स जो है वो कर लिए हैं। और फीफा 2022 वर्ल्ड कप जो क्वालिफाई अगेंस्ट बांग्लादेश था उसमें उन्होंने इस गोल को किया, और लियोनेल मेसी के आगे जो है वो निकल चुके हैं। और सबसे टॉप पे जो है वो कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं, उनके 103 इंटरनेशनल गोल्स हैं। और दोस्तों सुनील चेत्री पूरी मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल लिस्ट के अंदर जो है वो 11th पोजीशन पे आते हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। जो गोल स्कोरर्स की लिस्ट है, ऑल टाइम गोल स्कोरर्स की लिस्ट है मेन इंटरनेशनल फुटबॉल की, उसमें 11th नंबर पे आते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो सिर्फ क्वेश्चन सिंपल है, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए कि जो इंडिया का फुटबॉल, जो कि गेम इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्ट बंगाल वाली साइड पे ज्यादा है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, उसमें एक प्लेयर ऐसा जिसने पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है वो सेकंड हाईएस्ट गोल जो है वो किए हैं, तो मतलब अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। तो याद रखना सुनील चेत्री।
नेक्स्ट आते हैं, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन कौन सी स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक कैंपेन है, और मैं आपको यहां पे एक हिंट देता हूं कि यहां वोट वहां वैक्सीनेशन का मतलब है कि जहां पे आपने स्टेट या यूटी के इलेक्शन में वोटिंग की थी वहीं पे आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हो। इससे क्या होगा, लोगों को आसानी होगी जगह ढूंढने में कि कहां पे वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जा सकती है, और इससे मार्क्स वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो भी पूरा हो सकता है कोविड 19 का। और ये लॉन्च किया दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने, मतलब जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कोविड 19 मास वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। और इसका टारगेट है कि जो 45 से ऊपर ऊपर वाले हैं उनको जो है वो अगले 4 हफ्तों के अंदर हम वैक्सीन जो है वो लगा सकें, और उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, बस जहां पे उन्होंने वोटिंग की थी वहीं पे जाके जो है वो क्या कर सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं। और इवन दिल्ली गवर्नमेंट ने यह भी स्टार्ट किया कि वो घर पे जाके भी जो है वो वैक्सीनेशन शॉट जो है वो देंगे। और इवन दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो वन महाउत्सव 2021 मनाएंगे। बेसिकली ये 27 जून को जो है वो वन महाउत्सव स्टार्ट होगा, 11 जुलाई तक दोस्तों चलेगा, 11 जुलाई तक, मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते जो है ये चलेगा, और इसको आप ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी कह सकते हो। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। पे नियर बाय इन कोलैबोरेशन विद विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड ए कॉस्ट इफेक्टिव 3-in-1 इंश्योरेंस सोल्यूशन नेम्ड पूर्ण सुरक्षा? तो एक तो आपने कीवर्ड बस यही याद रखना है, पूर्ण सुरक्षा जो है वो किसका प्रोग्राम है? पूर्ण सुरक्षा दोस्तों एक 3-in-1 इंश्योरेंस है। इसमें डिसेबिलिटी भी कवर हो जाएगी, इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी कवर हो जाएगा, इसमें हेल्थ का भी कवर हो जाएगा, मतलब तीनों चीजें इसमें कवर हो रही है, इसलिए इसको 3-in-1 कहा गया। और जो भी दुकानदार या जो भी लोग पे नियर बाय के कस्टमर्स हैं वो इस इंश्योरेंस स्कीम को अवेल कर सकते हैं, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। और पे नियर बाय आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा हाइपर लोकल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप है जो कि 15 लाख रिटेल पार्टनर्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो पूर्ण सुरक्षा जो है वो इंश्योरेंस ले सकते हैं जो 3-in-1 है, जिसमें मैं बता चुका हूं इसमें डिसेबिलिटी का भी कवर किया जा रहा है, लाइफ का भी और हेल्थ का भी कवर किया जा रहा है। और ये दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, मतलब कस्टमर्स पे नियर बाय के होंगे और इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करेगा? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। तो दोनों का टाई अप है और इंश्योरेंस सोल्यूशंस देंगे रिटेलर्स को। तो 15 लाख से ज्यादा रिटेल पार्टनर जो पे नियर बाय के हैं वो कोविड 19 से बच सकते हैं, और कोई भी खर्चा उनका अगर हो रहा है तो यहां से वो निकाल सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है इसमें लाइफ, हेल्थ और डिसेबिलिटी का दिया जा रहा है, और मैं आपको बता भी देता हूं थोड़ा सा कि जो लाइफ का है वो 2 लाख तक का कवर किया जा रहा है, जो डिसेबिलिटी है दोस्तों वो 1 लाख तक की कवर की जाएगी, और हेल्थ मतलब कोविड 19 से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो 15,000 रुपए हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी जो है वो यहाँ पे कवर किया जाएगा। और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें प्रीमियम जस्ट 3 रुपए रोज के आपने पे करने हैं, तो आप जो है वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को 3-in-1 को अवेल कर सकते हो अगर आप पे नियर बाय के कस्टमर हो। और दोस्तों इसमें एक एनरोलमेंट फीस होगी 111 रुपीज, तो उसके थ्रू आप इसको परचेज कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा है, और सिर्फ इतनी ही 2-3 चीजें आपने याद रखनी है इसमें, और कुछ याद करने वाला नहीं, सिंपल तरीके से इसको याद रखोगे जैसे मैंने आपको समझाया है। और पूर्ण सुरक्षा जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मतलब डिजिटल माध्यम के थ्रू आप इसको खरीद सकते हो। तो मतलब जो भी आपने इसके थ्रू खरीदना है वो जस्ट कुछ ही मिनट्स में जो है वो आप इसको खरीद सकते हो ऑनलाइन मोड पे जाके। तो मतलब इसका प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये सारी चीजें याद रखने के बाद आपने पे नियर बाय के बारे में थोड़ा सा देख लेना, अदरवाइज इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि न्यूज में भी नहीं है, ना ही याद रखेंगे। पे नियर बाय दोस्तों 2016 में लॉन्च किया गया था एज ए स्टार्टअप। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र, और इसके जो फाउंडर एमडी और सीईओ हैं वो आनंद कुमार बजाज हैं, आनंद कुमार बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ए बुक टाइटल तिनानमेन स्केयर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट ऑथर्ड बाय होम। तो इसमें याद क्या रखना है, तिनानमेन स्केयर। अगर आपको ये पता है कि तिनानमेन स्केयर कहाँ पे है तो आप जो है वो बुक के बारे में जान सकते हो कि किसके बारे में बताया होगा। और ये बुक लिखी है वन ऑफ द फॉरेन सेक्रेटरी, ओल्ड फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, विजय गोखले जी ने। और बुक का कवर पेज देख सकते हो आप, तिनानमेन स्केयर द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट ए डिप्लोमेट लुक्स बैक, विजय गोखले। और इस बुक के अंदर दोस्तों बताया हुआ है कि 1989 में जो प्रोटेस्ट हुए थे चाइना के अंदर उसके बारे में बताया हुआ है। मतलब ये यंग डिप्लोमेट थे उस टाइम पीरियड पे, तो एज सच इन्होंने जो है वो उसको नोटिस किया, विटनेस किया, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। और किस तरह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम करती है, शी जिनपिंग किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में भी इसमें जिक्र जो है वो किया हुआ है। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पुराने फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं विजय गोखले जी, ये भी आपने याद रखना है। आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप सबसे पहले देख रहे हो अनंत विजय ने दोस्तों एक बुक लिखी थी डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, डायनेस्टी
टू डेमोक्रेसी। मतलब उन्होंने इस बुक के अंदर लिखा है कि डायनेस्टी मतलब राहुल गांधी अमेठी से जीत रहे थे बार बार, तो डेमोक्रेसी मतलब स्मृति ईरानी ने उनको हरा के डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर दिया। तो उनका अपना पर्सपेक्टिव है जो उन्होंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन बुक का नाम याद रखना है। राजीव मल्होत्रा, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बुक लिखी, बुक का नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर। नेक्स्ट संजय बारूजी, उन्होंने मतलब पहले भी एक तहलका मचाया था, एक बुक लिखी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, अब उन्होंने लिखी है इंडियाज पावर एलीट। याद रखना है इंडियाज पावर एलीट। और इसके अंदर दोस्तों बताया हुआ है कि एक्चुअल में जहां पे बीजेपी का बिल्कुल भी से नहीं था, एक भी सीट नहीं थी, वहां पे भी बीजेपी जीत रही है। तो वो क्यों या कैसे हुआ, तो उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये सारी बुक्स जो है वो दोस्तों अपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हु बिकेम द 6th प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ जितना क्वेश्चन में लिखा हुआ उतना ही याद कर लें, उससे ही आपका क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा कि मंगोलिया के रिसेंटली प्रेसिडेंट जो है वो कौन बनाए गए हैं। और इसमें आपको एक हिंट देता हूं कि वो मंगोलिया के पुराने प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अगर किसी को पता है कि मंगोलिया के रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने जनवरी 2021 में रिजाइन किया था प्रोटेस्ट के कारण, तो अब वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं और उनका नाम क्या है, उखना उखना खुरेलसुख। तो मे भी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन फिर भी याद रखना है उखना खुरेलसुख जो है वो अभी प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन पहले ये क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। जनवरी 2021 तक ये क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। मतलब आप कह सकते हो कि पहले ये 2014 से लेकर 17 तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कंट्री के, फिर 2017 से लेकर जनवरी 2021 तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं देश के। अब जो है वो इनको क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया है। और मंगोलिया के बारे में दोस्तों जरूर याद रखना, और इनका चेहरा आप देख सकते हो, एक्स मंगोलियन प्राइम मिनिस्टर खुल्रेसुख विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, मंगोलियन पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। कैपिटल याद रखनी है मंगोलिया की, उलान बतार, ULAANBAATAR, उलान बतार, या आप कह सकते हो उलन बतौर। और करेंसी जो है वो इसकी मंगोलियन तोगरोग है, तोगरोग। तो ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन यार इसमें ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमने स्किप कर दी थी, लेकिन हम दोबारा लौट आए इसके ऊपर और आप ऑप्शंस भी देख लो। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला नाम एनातोल कॉलिनेट मकोसो। तो ये जो है रिसेंटली इलेक्ट किए गए किसके, ये प्राइम मिनिस्टर बनाए गए दोस्तों रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नेक्स्ट फ्याम नाओमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है किसकी, सामोआ। और मैंने आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर भी करवाया था, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ सामोआ। नेक्स्ट है गुलीमार लासो, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, रिसेंटली अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट किसके, इक्वाडोर के। तो ये भी आपने याद रखना है, इक्वाडोर के। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ड्राफ्ट ऑफ मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर किसान मित्र ऊर्जा योजना ये स्टार्ट किया दोस्तों रिसेंटली राजस्थान ने। तो याद रखना है, कल भी हमने राजस्थान के बारे में एक क्वेश्चन किया था, और वो क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान ने एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम क्या था, चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम, अनुप्रति कोचिंग स्कीम। और उसका मतलब क्या था कि यार जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं और जिनके पास पैसे नहीं है, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है उनकी तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो सिविल सर्विसेज है, चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, तो उसकी तैयारी करवाई जाएगी। और क्लास 10th और 12th के स्कूल के बेसिस पे जो मार्क्स होंगे उसके हिसाब से जो है वो आपको देखा जाएगा और उसमें इनरोल किया जाएगा। लेकिन अब इन्होंने जो है वो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना चला दी है। यह है इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर सब्सिडी देने के लिए, और ये किसको दिया गया है, फार्मर्स को। किसान जो हैं उनका जो है वो बिल 1,000 रुपए महीने से लेके 12,000 रुपए हर साल तक का बिल जो है वो सरकार जो है वो क्या कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है, माफ कर सकती है। मतलब सरकार जो है वो उसको पे कर सकती है अपनी तरफ से। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर एग्रीकल्चर फार्मर्स को जो है वो सब्सिडी देगी सरकार, लेकिन इसमें कंडीशन है कि वो उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते। मतलब अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या वो इनकम टैक्स फाइल कर रहा है, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उनके यहां पे मीटर जो है वो लगा होना चाहिए, मतलब मीटर्ड एग्रीकल्चर कंज्यूमर, एग्रीकल्चर और मीटर लगा होना चाहिए। तो उनको 1,000 रुपए महीना और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12,000 रुपए एक साल का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर जो है वो माफ किया जा सकता है, मतलब उसके ऊपर सब्सिडी दी जा सकती है। ये आपने जरूर याद रखना है। और इसके लिए कंडीशन और भी है कि आपका पुराना सारा बिल जो है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आपको जो है वो सब्सिडी जो है वो मिलनी स्टार्ट होगी।
इससे स्टेट के ऊपर ऑलमोस्ट 1450 करोड़ रुपए का हर साल का जो एक्स्ट्रा आप कह सकते हो लोड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्यों कर रही है, इससे बेनिफिट भी होगा दोस्तों, पुराने बिल क्लियर हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, ये सारी चीजें जो है वो सरकार इससे हल कर लेगी। तो सरकार को फायदा जो है वो लॉन्ग टर्म में आप देखियो होगा जरूर। तो राजस्थान के बारे में बात कर रहे थे, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर आपको पता है कौन है, अशोक गहलोत जी, और गवर्नर जो हैं वो कलराज मिश्रा जी हैं। और यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मिलेंगे दोस्तों। कौन कौन सा नेशनल पार्क मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा क्योलादेव गना, रणथंबोर नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। यहीं पे आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सरिस्का। और एक मिल जाएगा दोस्तों डेजर्ट नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क आपने याद रखने हैं गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज डेवलप्ड 3 टाइप ऑफ वेंटिलेटर। अब देखो कोविड-19 की सेकेंड वेव ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हमने उसको टैकल कर लिया है किसी हद तक, लेकिन यार 3 तरह के वेंटिलेटर सेकेंड वेव के लिए, इवन थर्ड वेव को भी हम जो है वो कंट्रोल कर सकें, तो उसके लिए हम इन वेंटिलेटर्स का निर्माण कर चुके हैं। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निर्माण किया। तो आप देख सकते हो इनके नाम क्या है, प्रण, वायु और स्वस्थ। मतलब इनके नाम जो है वो हेल्थ के अकॉर्डिंग ही रखे गए हैं, प्रण, वायु और स्वस्थ। और आप देख सकते हो इसरो ने इसको लॉन्च किया। अब ये इंडस्ट्री को ये टेक्निक्स प्रोवाइड करेंगे ताकि सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 और थर्ड वेव के लिए हम तैयार रह सकें। और प्रण का मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल रेस्पिरेटरी असिस्टेंस फॉर ए नीडी एड, मतलब जिनको जरूरत है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उनको ये जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और ये लो कॉस्ट एंड आप कह सकते हो कि पोर्टेबल क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर, इसको कहीं भी आप लेके जा सकते हो। नेक्स्ट VAU वेंटिलेशन असिस्ट यूनिट है, ये मतलब प्रेशर मैकेनिकल वेंटिलेटर है, मतलब मैकेनिकल बेसिस पे इसको जो है वो चलाया जाएगा और एक तरह से ICU में इसको यूज किया जाएगा। स्वस्थ है, स्पेस वेंटिलेटर एडेड सिस्टम फॉर ट्रॉमा असिस्टेंट, जो मतलब आप कह सकते हो क्रिटिकल है, जो इमरजेंसी पेशेंट्स हैं उनके लिए ये यूज किया जाएगा। और ये गैस पावर्ड वेंटिलेटर्स होंगे। तो ये सारी चीजें आपने थोड़ा सा देख लेना है, एब्रीवेशन याद रहे ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रण, वायु और स्वस्थ ये 3 वर्ड याद रखने हैं। और इसरो का हेडक्वार्टर आपको पता है दोस्तों कहां पे है, बेंगलुरु के अंदर है। और साथ ही साथ आपने याद रखना के सिवान इसके हेड हैं। और दोस्तों कंफ्यूज नहीं करना किसके साथ, DRDO के साथ। DRDO के हेड जी सतीश रेड्डी हैं और उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, विच बैंक पार्टनर विद फिस्डम टू ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन। तो यहां पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फिस्डम जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली ये एक बहुत बड़ी डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, जो आपको सहायता करती है अलग अलग तरह की फाइनेंशियल हेल्प करने में और आपको अपनी वेल्थ को मैनेज करने में जो है वो सहायता करती है। और इसके साथ कौन से बैंक ने टाई अप किया दोस्तों, इंडियन बैंक ने टाई अप किया है, ताकि ये जो उनके कस्टमर्स हैं इंडियन बैंक के, उनको वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। मतलब जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स होंगे वो फिस्डम के होंगे, लेकिन जो कस्टमर्स होंगे वो किसके होंगे, इंडियन बैंक के होंगे। तो आप देख सकते हो यहां पे इंडियन बैंक पार्टनर विद फिस्डम टू ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन। और फिस्डम एक डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, मैं बात कर चुका हूं, बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है। नेक्स्ट इस पार्टनरशिप के अंदर होगा क्या कि जो वेल्थ प्रोडक्ट्स होंगे या सर्विसेज होंगी वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी इंडियन बैंक की 6000 ब्रांचेस के अंदर। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि यार जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिस्डम के होंगे, लेकिन जो यूज होगा नेटवर्क को किसका यूज होगा, इंडियन बैंक का। और इंडियन बैंक कस्टमर्स जो हैं उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करने के उनको एक नए तरीके मिलेंगे जो कि फिस्डम उनको प्रोवाइड करेगा। वो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी, उनके पोर्टल्स के ऊपर भी, ताकि अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस मिले, सेविंग करने के ऑप्शन मिले और जो प्रोटेक्शन है उनकी मनी से रिलेटेड वो भी यहां पे उनको मिल सके। तो इस सबका फायदा जो है वो इंडियन बैंक के कस्टमर्स को मिलेगा, लेकिन सर्विसेज जो है वो फिस्डम की होंगे। और रिसेंटली इंडियन बैंक ने जो है वो एक टाई अप और भी किया था BSNL के साथ कि टेलीकॉम सर्विसेज जो है वो बैंक को प्रोवाइड कर सके अच्छे रेट के ऊपर। भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ उन्होंने ये टाई अप किया है। तो याद रखना है सारी चीजें जितनी भी मैंने बताई हैं, लेकिन ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए क्वेश्चन और किसी के लिए नहीं है। और इंडियन बैंक के बारे में दोस्तों याद रखना है 1907 में इसका गठन किया गया। MD और CEO जो हैं वो पदमजा चंद्रू हैं, याद रखना है पदमजा चंद्रू। और हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है, तमिलनाडु के अंदर। और इसकी टैगलाइन है यूर ओन बैंक, यूर ओन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, CBSE collaborated with which company to introduce coding and data science in schools। वैसे तो दोस्तों ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके अंदर ये कहा गया है कि क्योंकि नई जनरेशन जो है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस पे जो है वो आने वाली है, तो कोडिंग और डेटा साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लास में ही टीच करवाए जाएं। और ये जो मॉड्यूल हो गए कोडिंग और डेटा साइंस के, ये कौन सी कंपनी तैयार करेगी, माइक्रोसॉफ्ट। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म को तैयार करेंगे। लेकिन इन्होंने ये टाई अप जो है वो किसके
साथ किया है, ये सीबीएसई के साथ किया है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं ये किसका पार्ट है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 6ठी से लेकर क्लास 12वीं तक, मतलब 6 टू 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको सिलेबस में कोडिंग और डेटा साइंस जो है वो पढ़ाई जाए, और ये 2021-22 के सेशन से स्टार्ट होगा, ये सीबीएसई ने इंश्योर किया है। तो सिंपल क्वेश्चन उतना ही याद रखना है जितना आपको यहां पे दिख रहा है। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट, तो आप यहां देख सकते हो जो चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट डिक्लेयर्ड देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज 7th नेशनल पार्क? तो दोस्तों कुछ ही दिन पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क उस स्टेट का 6ठा नेशनल पार्क बना था, तब भी मैंने आपको बताया था कि एक और बनने जा रहा है देहिंग पटकाई, और वहीं हुआ, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो आपको पता है कि ये कौन सी स्टेट है? असम है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 5 थे पहले। कौन कौन से थे दोस्तों? उसमें आपको मिलेगा ओरांग नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको मिलेगा नामेरी नेशनल पार्क, वहीं पे आपको मिलना था काजीरंगा नेशनल पार्क, और वहीं पे था मानस, वहीं पे था दिब्रू सैखोवा। दिब्रू सैखोवा जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, याद रखना है, दिब्रू सैखोवा असम। और छठा कौन सा था? रायमोना नेशनल पार्क। और रायमोना नेशनल पार्क भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि रायमोना में आपको एक इंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो मिल जाती हैं, और वो कौन सी है? गोल्डन लंगूर। तो याद रखना है, गोल्डन लंगूर आपको कहां पे मिलेगा? वो मिलेगा रायमोना नेशनल पार्क के अंदर। इंडेंजर्ड मंकी स्पीशीज जो कि रेयर है, और वो रायमोना नेशनल पार्क में मिलेगी, ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। अभी बात कर रहे हैं देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि नेशनल पार्क बन चुका है, 7th होगा, और असम ने इसको नोटिफाई कर भी दिया है। और इसमें आपको, अगर आप देखोगे, इसमें आपको आप कह सकते हो कि चाइनीज पेंगोलियन मिल जाएगा, असम मकैक मिल जाएगा, क्लाउडेड लेपर्ड मिलेगा आपको, फ्लाइंग फॉक्स भी मिलेगा, और यहां पे एक इंडेंजर्ड स्पीशीज मिलेगी दोस्तों, रेयर इंडेंजर्ड स्पीशीज है वो, व्हाइट विंग्ड वुड डक। व्हाइट विंग्ड मतलब उसके जो फर होंगे वो व्हाइट होंगे, वुड डक, और उसका कलर जो है वो लकड़ी की तरह होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाइट विंग्ड वुड डक। तो वो आपको यहां पे मिल जाएगी। तो ये मतलब इंडेंजर्ड स्पीशीज दोनों में याद रखना आपने कि देहांग पटकाई में कौन सा मिल रहा है, और ये एक तरह का एलिफेंट रिजर्व था, और इसका कुछ पार्ट जो है वो नेशनल पार्क बन चुका है। इसको अमेजॉन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, इसको जयपुर फॉरेस्ट भी कहा जाता है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा? डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, असम के अंदर। और ये पूरे देश का 106ठा नेशनल पार्क जो है वो बन चुका है, क्योंकि रायमोना 105वां था, ये 106ठा नेशनल पार्क बन चुका है। और 7 नेशनल पार्क होने के बाद असम जो है स्टेट्स कैटेगरी में दूसरे नंबर पे आ गया, जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, क्योंकि पहले नंबर पे कौन था? मध्य प्रदेश। और अगर स्टेट्स और यूटीज को इकट्ठा कर लेते हैं दोस्तों, तो जो असम है वो तीसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है, वहां पे भी बहुत से नेशनल पार्क हैं। और अगर ओनली स्टेट्स की बात करें तो दूसरे नंबर पे आपको असम मिलेगा। तो ये याद रखनी है दोस्तों, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्होंने एक सर्वे रिलीज किया था, एक रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसका नाम है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन और इवेल्युएशन। 146 मतलब 146 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को उन्होंने क्या किया था? यहां पे इवेल्युएट किया था, और उसमें देखा कि किसकी सबसे अच्छी मैनेजमेंट है। तो नेशनल पार्क्स में वो सबसे आगे कौन आया है? वो आया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो हिमाचल प्रदेश में है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगेन जो हिमाचल प्रदेश में है। तो सबसे अच्छा नेशनल पार्क मैनेजमेंट करने में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सबसे अच्छी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैनेजमेंट में तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हिमाचल प्रदेश में, दोनों हिमाचल प्रदेश में है। तो ये भी आपने जो है वो याद रखनी है चीजें। तो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। चीफ मिनिस्टर भी याद कर सकते हैं, रिसेंटली इलेक्ट किए गए हैं हेमंत बिस्वा जी, और साथ ही साथ आपने याद रखना है गवर्नर जगदीश मुखी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों बढ़ेंगे। नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर बुद्धादेव दास गुप्ता पास्ड अवे, ही वाज बिलोंग टू विच स्टेट? तो दोस्तों इसमें वो एक फिल्म डायरेक्टर रह चुके हैं, पोएट भी बहुत अच्छे रह चुके हैं, लेकिन वो बंगाली डायरेक्टर एंड बंगाली पोएट थे। तो आंसर क्या होगा? वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। उनको 5 बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी के अंदर। उनकी मूवीज लाइक बाग बहादुर, आप कह सकते हो लाल दर्जा एंड काल पुरुष, ये सारी की सारी उनकी मूवीज हैं, और भी बहुत सी हैं जिनको अवार्ड मिल चुका है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपने नाम याद रखना है, बुद्धादेव दास गुप्ता डायरेक्टर और पोएट थे। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। आप उनका चेहरा यहां पे देख सकते हो, और 5 बार इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है। स्पेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल चुका है 2008 में। तो और भी बहुत सी मूवीज जो है वो उन्होंने बनाई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट एन दिंको सिंह पास्ट अवे। दिंग को पास्ट अवे, ही वॉज बिलोंग टू विच गेम। बहुत ही फेमस बॉक्सर थे दोस्तों, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? मणिपुर से बिलोंग करते थे। तो सबसे पहले नाम याद रखना है, एन दिंको सिंह या दिंको सिंह ओनली याद कर लें, स्टेट मणिपुर, और गेम कौन सी थी? बॉक्सर। आप उनका चेहरा भी देख सकते हो, बहुत ही कम एज में दोस्तों ये छोड़ के चले गए। 1979 में तो इनका जन्म ही हुआ था, लेकिन कैंसर से पीड़ित थे तो इनका देहांत हो गया। और नाम है दिंकू सिंह नगनगांव। और ये जो है वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं 1998 में एशियन गेम्स जो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुई थी, और मणिपुर के पहले प्लेयर हैं जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट लेके आए थे। इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 1998 में, पद्मश्री मिल चुका है 2013 में, और ये कोच भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ जो है वो किंग्स कप भी जीत चुके हैं बैंकॉक के अंदर 1997 में। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट नाम, जगह और प्रोफेशन, ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक बार जो है वो इंफॉर्मेशन देनी थी इसके बारे में, तो इसलिए याद रखना आपने कि एलआईसी के जो चेयरमैन हैं एम आर कुमार जी, उनका टाइम पीरियड 9 महीने तक जो एक्सटेंड कर दिया, मतलब मार्च 2022 तक जो एज ए चेयरमैन रहेंगे वो एलआईसी के। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो याद रखने वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना है यार, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और इसमें पहला क्वेश्चन और वन एंड ओनली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हु हैज साइंड ई मोबिलिटी एग्रीमेंट। ई मोबिलिटी का मतलब व्हीकल्स की मूवमेंट, विद कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस करेंगे। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड जो है वो दोस्तों EESL का जो है वो एक ग्रुप है। तो EESL का मतलब है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, तो उसके अंदर कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड काम करता है। और इन्होंने टाई अप किया है NHPC लिमिटेड के साथ, और इसका मतलब है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, अगेन जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, दोनों ने ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन ये पैक्ट साइन किया है। और आप यहां पे देख सकते हो NHPC और ई मोबिलिटी एग्रीमेंट कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ। और 25 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो NHPC जो है वो लीज पे लेगा, और 3 जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल फास्ट चार्जिंग स्टेशंस भी बनाएगा NHPC के अलग अलग जगहों पे, जहां पे इंस्टॉलेशन भी होगी, कमीशनिंग भी होगी। और ये कौन करेगा? ये दोस्तों करेगा कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, याद रखना है। और NHPC ने 2019 में भी 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिए थे EESL से, अब वो टोटल 25 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ले रहा है। और मतलब ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यूनिट के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो लिया जा रहा है। तो याद रखना है, ऐसा पहली बार हो रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, NHPC के बारे में याद रख सकते हो। NHPC का गठन जो है वो 1975 में हुआ था। ये लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा फरीदाबाद के अंदर। और हमने 2-3 दिन पहले ये क्वेश्चन किया कि NHPC और जम्मू कश्मीर जो स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड है, उन्होंने मिलकर जो है ये साइन किया है दोस्तों कि हम रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे, जिसमें 51% शेयर जो है वो NHPC का होगा। और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो 850 मेगावाट का है, और कौन सी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है? चेनाब रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ों के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, जो है हमारा वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, इंडिया टू सेव लॉजिस्टिक फ्यूल वर्थ ₹311 लाख करोड़ बिटवीन 2020 टू 2050। ये एक दोस्तों एक नीति आयोग की जो है वो रिपोर्ट है, जो ये कहती है कि इंडिया सेव कर सकता है 311 लाख करोड़ रुपए 30 सालों के अंदर, 2020 से लेकर 30 तक। अगर वो कुछ चीजों के ऊपर ध्यान दें, लाइक कार्बन एमिशन को हम सेव कर लें, अगर 4% जो GDP का है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको जो है वो अगर हम कम कर दें 2050 तक, तो हम इस खर्चे से जो है वो बच सकते हैं। तो मतलब ये सुजेशन जो है वो नीति आयोग की तरफ से दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, DIC और ICAR ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, डिमांड बेस्ड टेली एग्रीकल्चर एडवाइजर टू दी फार्मर्स। तो दोस्तों ये मतलब आप कह सकते हो कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन DIC, ICAR आपको पता ही है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दोनों ने मिलकर ये एग्रीमेंट किया है कि टेली एग्रीकल्चर एडवाइजर जो है वो फार्मर को दिए जाएंगे। आप कह सकते हो कि एक प्रोग्राम था जिसमें किसान सारथी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ICAR की तरफ से, तो उसी की तरह होगा कि फार्मर्स को इससे सहायता मिलेगी, कुछ भी वो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है, सिर्फ इतना याद सकते हो DIC जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन का पार्ट है, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं PGCIL, तो ये भी आपको बताना चाहिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कमीशंस इंडियाज फर्स्ट
फर्स्ट वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर बेस्ड हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से फुली कमीशन जो है वो कर दिया गया है 320 किलोवाट 2000 मेगावाट जो है वो आप कह सकते हो कि वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर जो कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट होगा, और इंडिया का पहला हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर है ये। और ये कहां पे बनाया गया है? ये तमिलनाडु और केरला के अंदर बनाया गया। तमिलनाडु में जगह ली गई है पगलोर, और केरला के अंदर थ्रिसूर वो लिया गया है। तो ये याद रख सकते हो, अदरवाइज कुछ याद रखने वाला इसमें नहीं है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जरूर पढ़ सकते हो। इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है, और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं के श्रीकांत। नेक्स्ट, फर्स्ट एडिशन ऑफ अरब इंडिया एनर्जी फोरम हेल्ड वर्चुअली। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, नाम से पता लग रहा है किसके बारे में बात हुई है। एनर्जी को बूस्ट करने के बारे में बात हुई है, और खास करके न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बात हुई है, और किस तरह से हम पावर को शेयर करेंगे दो कंट्रीज के बीच में, उसके बारे में बात हुई है। और ये सबसे पहली बार था कि अरब और इंडिया के बीच में हुई है ये बात। और इंडिया ने कहा है कि 2023 में जो है वो इस मीटिंग को इंडिया होस्ट करेगा, मतलब सेकंड अरब इंडिया एनर्जी फोरम जो है वो इंडिया होस्ट करेगा। तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 डेकेड्स चाइल्ड लेबर इंक्रीज टू 160 मिलियन वर्ल्ड वाइड। तो दोस्तों ये यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आप कह सकते हो, और साथ में इन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया, जिसमें ये अंदेशा लगाया गया है कि 160 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो पूरे ग्लोब में चाइल्ड लेबर के अंदर आ जाएंगे, जिसमें 63 मिलियन गर्ल्स होंगी, 97 जो है वो बॉयज होंगे। और कोविड-19 का इतना ज्यादा इफेक्ट है कि 9 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन जो है वो इसके अंदर आ सकते हैं एट द एंड ऑफ 2022। और इंडिया जैसी कंट्री में ये बहुत ज्यादा जो है वो नंबर हो सकता है, क्योंकि यहां पे आपको पता है कि ऑलरेडी चाइल्ड लेबर थी, लेकिन कोविड के कारण बहुत ज्यादा फैमिली डिस्प्लेस हो गई हैं, तो और भी बढ़ सकती है। तो इंडिया को इससे बचना होगा, कोई ना कोई हमें कदम जो है वो रखने होंगे। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? न्यूयॉर्क में है, और इसके हेड कौन है? हेनरिटा फोर। और आईएलओ के बारे में भी पता होना चाहिए। आईएलओ जो है वो 187 मेंबर कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा है, डायरेक्टर जनरल गाय राइडर है। नेक्स्ट, आरबीआई इम्पोज्ड पेनल्टी ऑफ ₹4 करोड़ टू बैंक ऑफ इंडिया एंड 2 करोड़ टू पीएनबी। तो सिर्फ याद रखें कि कितनी कितनी पेनल्टी लगी है, जस्ट नंबर पूछा जा सकता है, अदरवाइज आरबीआई की गाइडलाइंस को ना मारने के कारण इनको ये पेनल्टी लगी है। तो 10 जून 2021 के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन क्या था? विच बैंक वाज द फर्स्ट बैंक टू फुली ओन्ड बाय एंड रन बाय इंडियंस। मतलब एक तो ऑनरशिप इंडियंस की थी, और उनको चलाया भी किसने? इंडिया के लोगों ने चलाया। और ये पहला बैंक जो है वो इंडिया का कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कौन से ईयर में बनाया गया था? 1911 में बनाया गया था। और आज के बारे में भी याद रख सकते हैं कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? इसके हैं एमवी राव, माधव वेंकटा राव। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों। और इसकी टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911, कि 1911 से आपके बीच में है, क्योंकि 1911 में खुला था ये। और एक टैगलाइन और भी है, बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस, बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस। ये भी आप याद रख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? वेयर वाज द फर्स्ट सोसाइटी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो आपको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 का, उसमें पहली सोसाइटी कहां पे रजिस्टर हुई थी इंडिया में? आपने मुझे जगह बतानी है, और आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर करना है यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीच को बढ़ाना है, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है, और मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि इसी तरह से अगर वीडियोस को देखते रहोगे और इसी तरह से पीडीएफ से पढ़ते रहोगे, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जरूर स्ट्रांग हो जाएगा। और गाइस, आप हमारी पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहां से आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। प्राइस बहुत कम है, उसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अगर आप #10 कोड का यूज करते हैं। और गाइस, लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस ना लें, हमेशा खुश रहें। खुश रहेंगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा, और आप इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। आप खुश रह के देखें, हर बात को जो भी आपको बुरी लगती है इग्नोर कर दें उसको, और खुश रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।